नमस्कार। आज हम संविधान के बिल्कुल पहले पन्ने पर चलते हैं, अनुच्छेद 1 पर। ये वो बुनियाद है जो बताता है कि भारत असल में है क्या, इसका नाम, इसका दायरा, सब कुछ। तो चलिए इसको थोड़ा खोलकर समझते हैं। हमारे पास इस अनुच्छेद से जुड़ी कुछ बुनियादी जानकारी है और हमारा मकसद है ये समझना कि संविधान की नज़र में भारत की परिभाषा क्या है, इसकी नींव कैसे रखी गई है। तो सबसे पहले नाम की बात करते हैं। संविधान कहता है भारत अर्थात इंडिया। ये हमेशा मुझे थोड़ा सोचने पर मजबूर करता है। मतलब दोनों नाम, ये क्यों? हाँ बिल्कुल, ये एक बहुत दिलचस्प पॉइंट है। अनुच्छेद 1 का क्लॉज 1 कहता है भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ, यूनियन ऑफ स्टेट्स होगा। जिस तरह ये लिखा गया है वो बहुत मायने रखता है। ये न सिर्फ दो आधिकारिक नाम देता है बल्कि देश का जो मूल स्वरूप है उसे भी तय करता है कि ये एक संघ है। राज्यों का संघ, ये सुनने में तो किसी समझौते जैसा लगता है, जैसे कई राज्य साथ आए हों। क्या ऐसा है? नहीं, और यहीं पर यह शब्द बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। जैसा कि हमारे स्रोत बताते हैं, राज्यों का संघ ये शब्द चुनने का मतलब था इस बात पर जोर देना कि भारत एक एकीकृत राष्ट्र है। ये राज्यों के बीच किसी समझौते का नतीजा नहीं है। अच्छा। और इसीलिए राज्यों को इससे अलग होने का कोई अधिकार भी नहीं है। ये अमेरिका जैसे फेडरेशन ऑफ स्टेट्स से अलग है। वहां राज्य एक समझौते के तहत साथ आए थे। भारत में कह सकते हैं कि देश पहले है और राज्य उसकी प्रशासनिक इकाइयां हैं। समझ गए। तो ये संघ शब्द देश की जो अटूट एकता है उस पर जोर देता है। अच्छा, तो ये तो हुई बात कि भारत क्या है। अब अगर हम देखें कि भारत कहाँ है, मतलब इस संघ में कौन कौन से इलाके आते हैं, अनुच्छेद इस बारे में क्या कहता है? हाँ, तो अनुच्छेद 1 का क्लॉज 3 इसके बारे में बिल्कुल साफ बताता है। भारत के क्षेत्र में आप कह सकते हैं 3 तरह के इलाके शामिल हैं। पहला, राज्यों के क्षेत्र। ठीक है। दूसरा, संघ राज्य क्षेत्र यानी कि यूनियन टेरिटरीज। हाँ, केंद्र शासित प्रदेश। बिल्कुल। और तीसरा, ऐसे कोई भी क्षेत्र जो भारत भविष्य में मतलब हासिल करें या अधिग्रहित करें। हासिल करे, इसका क्या मतलब हुआ? कैसे? इसका मतलब है, मान लीजिए भविष्य में भारत किसी संधि के तहत या किसी इलाके को जीतकर या किसी और अंतर्राष्ट्रीय कानून के हिसाब से कोई नया इलाका अपने अधिकार में लेता है। अच्छा। तो वो भी भारत का ही हिस्सा माना जाएगा अनुच्छेद 1 के तहत। और इन सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की कोई आधिकारिक लिस्ट, कोई सूची भी तो होगी? हाँ बिल्कुल, इनकी पूरी लिस्ट, आधिकारिक सूची संविधान की प्रथम अनुसूची यानी फर्स्ट शेड्यूल में दी गई है। और ये अनुसूची में इसलिए है ताकि मान लीजिए कल कोई नया राज्य बनता है या किसी की सीमा बदलती है तो पूरे संविधान में संशोधन ना करना पड़े। हाँ, सही बात है ना? अनुसूची में बदलाव करना वो तुलनात्मक रूप से आसान होता है। अच्छा, तो नाम हो गया, देश का स्वभाव पता चल गया कि ये एक अटूट संघ है, और इलाके भी परिभाषित हो गए। पर क्या ये सब बिल्कुल स्थायी है, पत्थर की लकीर जैसा? मैंने कहीं पढ़ा था कि इसमें बदलाव भी हो सकता है। हाँ, और यहीं पर एक और बहुत महत्वपूर्ण बात सामने आती है। वो है अनुच्छेद 3। ये संसद को अधिकार देता है। क्या अधिकार? अधिकार ये कि संसद नए राज्य बना सकती है। मौजूदा राज्यों के क्षेत्रों, उनकी सीमाओं या यहाँ तक कि उनके नामों में भी बदलाव कर सकती है। अरे, ये तो बहुत बड़ी शक्ति लगती है केंद्र के पास। इसका मतलब राज्यों की सीमाएं स्थायी नहीं है, वो बदली जा सकती हैं। बिल्कुल सही कहा। इसीलिए भारत को अक्सर कहा जाता है विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ, यानी इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स। संघ यानी देश वो अविनाशी है, उसे तोड़ा नहीं जा सकता। लेकिन उसके अंदर के जो राज्य हैं, उनकी सीमाओं को प्रशासनिक जरूरत या दूसरे कारणों से बदला जा सकता है। ये बात भारत को कई दूसरे फेडरल देशों से अलग करती है। अच्छा, यहाँ संविधान बनाने वालों ने देश की एकता और प्रशासनिक लचीलेपन को, कह सकते हैं, राज्यों की उस समय की सीमाओं से ज्यादा महत्व दिया। ये तो वाकई एकता और लचीलेपन के बीच एक दिलचस्प संतुलन है। तो मतलब अनुच्छेद 1 सिर्फ देश का नाम और पता ही नहीं बता रहा है? बिल्कुल नहीं। ये सिर्फ एक पहचान या लेबल नहीं है जैसा आपने कहा। ये तो पूरे देश की जो संरचना है उसकी नींव रखता है। एक ऐसा देश जो एकीकृत है, जिसे तोड़ा नहीं जा सकता, लेकिन जरूरत पड़ने पर जिसकी आंतरिक प्रशासनिक इकाइयां यानी राज्य, उनको पुनर्गठित किया जा सकता है और जिसकी भौगोलिक सीमाएं भी स्पष्ट रूप से परिभाषित हैं।
तो हमने देखा कि कैसे अनुच्छेद 1 भारत को इंडिया अर्थात भारत के रूप में नामित करता है, इसे राज्यों के संघ के रूप में स्थापित करता है जो कि अटूट है, और इसके क्षेत्र को भी परिभाषित करता है, राज्य, केंद्र शासित प्रदेश और भविष्य में हासिल किए जाने वाले इलाके। और इसमें सबसे अहम बात मेरे ख्याल से ये है कि राज्यों का संघ शब्द का चुनाव और साथ ही संसद को राज्यों को बदलने की शक्ति देना, ये दोनों चीजें मिलकर एक मजबूत केंद्र और राष्ट्रीय एकता के विचार को पुष्ट करती हैं। भले ही राज्य अपनी जगह मौजूद हैं और महत्वपूर्ण हैं। तो जाते जाते एक सवाल मन में आता है, ये देखते हुए कि संसद के पास राज्यों की सीमाओं और नामों को बदलने की इतनी महत्वपूर्ण शक्ति है, तो ये शक्ति भारत में राज्यों से जुड़ी जो गहरी भाषाई और सांस्कृतिक पहचानें हैं, उनके साथ कैसे संतुलन बनाती है, या कभी-कभी शायद तनाव भी पैदा करती होगी? इस पर सोचा जा सकता है।